सलाम, हम CS 101 की तैयारी कर रहे हैं। 109 से 125 लेक्चर्स आज मैं डिस्कस करूँगा। चूँकि इन सर के लेक्चर्स लेंथी एड्स में आ जाते हैं और लोगों को समझ भी नहीं आती, इसीलिए मैं बना रहा हूँ। अच्छा, तो लैंग्वेजेस की बात करते हैं। नेचुरल लैंग्वेज और फॉर्मल लैंग्वेज होते हैं। नेचुरल तो फॉर्मल ग्रामेटिकल हम चेक नहीं करते, जो बात करते हैं इंग्लिश, उर्दू, पश्तो वगैरह हम यूज़ करते हैं। और फिर होती है फॉर्मल लैंग्वेज, जो कंप्यूटर लैंग्वेज है, उसके स्ट्रिक्ट ग्रामर जो रूल को फॉलो करना होता है। तो पहले जनरेशन की लैंग्वेज जो आई थी उसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, और उसमें वो बड़ी मुश्किल होती थी। मतलब 156 इसी तरह लिखते थे। तो मेमोरी लोकेशन और CPU तक वो मेमोरी लोकेशन की वो चीज़ जाना। 1 का मतलब क्या था कि लोड करो, सही है। और 5 का मतलब है कि 5 रजिस्टर में क्या लोड करो, 6 ही लोड करो। तो इसी तरह ये चलती थी। और CO का मतलब था कि ये प्रोग्राम आप ख़त्म करो, सही है। और इसके लिए लोगों के साथ वो अलग टेबल होता था, वो चेक करते हैं इस मतलब इस नंबर का क्या मतलब है इसमें, सही है। तो मशीन लैंग्वेज यही थी। इसका मसला ये था इसमें ना कि इसमें एरर्स आ जाते थे। उसको हम डिबगिंग कहते हैं, क्योंकि लोग इंसानों को ये लैंग्वेज वो आसान नहीं होती, ये नंबर्स वगैरह लिखना और समझना। उसके बाद क्या हुआ, असेंबली लैंग्वेज आ गई। इस तरह था कि नमूनिक्स, उसका मतलब वो है कि वो ऐसे अल्फाज यूज़ करने लगे ना कि वो लोगों को समझ आसानी से समझ आए। मतलब ये जो लाइन है 156 इसके बजाय LD R5 प्राइस इसी तरह लिखाई जाने लगी। LD मतलब लोड करो, 1 का मतलब यही था, और 5 रजिस्टर 5 यही, सही है। तो R5 का जहन में अंदाज़ा हो जाता है, और 6 ही इसका मतलब है कि इसका प्राइस है, सही है, 6 सेंट या वटेवर, सही है। इसी तरह LT का मतलब ख़त्म होना। तो ये असम्बली लैंग्वेज में यूज़ होती थी ये सिस्टम, सही है। और ये LD जो हमने लिखी ना, इसको हम प्रोग्राम वेरिएबल या आइडेंटिफायर कहते थे। तो चीज़ वही थी, लेकिन इसका सिंटैक्स अलग था, इसका ग्रामर थोड़ा सा डिफरेंट था। तो ये असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज में डिफरेंट थे। और असेंबली लैंग्वेज को जनरेशन 2 लैंग्वेज भी कहते हैं। इसके बाद थर्ड जनरेशन लैंग्वेज आई थी। ये जनरेशन 3GL का मतलब थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, सही है। मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसका क्या मतलब है कि ये जो ऊपर हमने असेंबली लैंग्वेज लिखी, ये तो सिर्फ एक मशीन के लिए थी। अब लोगों को चाहिए था कि इस तरह लैंग्वेज आए जो कि हर कंप्यूटर में एक दफ़ा हम लिख लेते हैं कोड, और वो हम हर कंप्यूटर में इस्तेमाल कर सके। तो उसके लिए फोर्ट्रान लैंग्वेज थी, कोबोल लैंग्वेज थी, वो आ गई, सही है। फोर्ट्रान का मतलब है फार्मूला ट्रांसलेटर, कोबोल का मतलब कॉमन बिजनेस ओरिएंट लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेजेस रैम साइज़, मशीन के रैम साइज़ और रजिस्टर और बस वगैरह को चेक करती थी, और ये तकरीबन हर कंप्यूटर में चलती थी। तो और इस तरह था कि इंसानों को कोड चाहिए था कि वो इस तरह कोड लिखे कि वो आसानी से समझ आए। मतलब टोटल कॉस्ट इक्वल प्राइस प्लस शिपिंग चार्ज, बस इसी तरह लिखे और कंप्यूटर समझ जाए, ये लोगों को चाहिए था। तो उसके लिए हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत आ गई, सही है। तो ट्रांसलेटर ये काम करता था कि अगर हम इस तरह कोड लिख जाते, ये जो कोड है, सही है, तो इसको ट्रांसलेट करता था इस चीज़ में, ये असेंबली लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज को फिर मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता था। तो ट्रांसलेटर के दो टाइप्स है, एक कंपाइलर से एक इंटरप्रेटर। कंपाइलर इस तरह करता है कि सारे कोड को चेक करता था और फिर उसको स्टोर करके एग्जीक्यूट करता था, सही है। और इंटरप्रेटर क्या करता है कि लाइन बाय लाइन पहले एक लाइन को चेक करता था, फिर दूसरी, फिर तीसरी, सही। तो स्टोर नहीं करता था बल्कि ट्रांसलेटेड वर्जन को स्टोर नहीं करता, उसी साथ बस एग्जीक्यूट कर देता था। तो ये ट्रांसलेटर के टाइप्स हो गए। लेकिन ये चीज़ें भी इतनी ज़्यादा मशीन इंडिपेंडेंट नहीं थी, सही है। कुछ प्रॉब्लम्स होती, क्योंकि मुख्तलिफ मशीन में इनपुट आउटपुट, ये IO का मतलब है इनपुट आउटपुट, सही है। तो इनपुट आउटपुट डिफरेंट होती है, तो डिफरेंट, तो उसके लिए थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती थी। तो उसके लिए स्टैंडर्डाइजेशन आ गई। तो ये ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, और ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स ने स्टैंडर्ड्स बनाई थी कि किस तरह वो लैंग्वेज को चेंज करेंगे। और फिर लैंग्वेज एक्सटेंशन बनाएगी वो इस तरह के, अगर लैंग्वेज में कुछ फीचर्स वगैरह नहीं होते तो उसको भी हम ऐड कर सकते थे। तो
तो ये चीज़ें स्टैंडर्ड्स और लैंग्वेज एक्सटेंशन हम जब हम डाल देते हैं तो वो तो फिर मशीन इंडिपेंडेंट नहीं होती, क्योंकि कुछ एक्सटेंशन या कुछ चीज़ें एक मशीन में होगी और दूसरी मशीन में नहीं होगी, तो ये मशीन इंडिपेंडेंस भी इतनी ज़्यादा अचीव नहीं हुई। सही है। फिर जनरेशन 4 लैंग्वेज आ गई जो कि ह्यूमन लैंग्वेज के बहुत करीब थी। सही है। तो उसमें हम लिखाई वगैरह के बजाय हम कार्टून्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, आइकन्स, ग्राफिक्स। सही है। डेटाबेस इसका वो इस्तेमाल करते हैं। इसका एक एग्जांपल पाइथन है। सही है। पाइथन लैंग्वेज। अब हम मशीन प्रोग्राम पैराडाइम के बारे में बात करेंगे। तो 4 पैराडाइम है: फंक्शनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इम्परेटिव और डिक्लेरेटिव, जो कि मैं बताऊंगा कि क्या है। तो इम्पेरेटिव को हम प्रोसीजर पैराडाइम भी कहते हैं, और जिस तरह ट्रेडिशनल अप्रोच है इस तरह होते हैं इसमें कि एक सीक्वेंस ऑफ कमांड्स बनाई जाती है, एक एल्गोरिथम बनाया जाता था और उसको फिर यूज़ करके डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है। इसमें पाइथन, अडा, सी ये लैंग्वेजेस काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास डिक्लेरेटिव पैराडाइम है। डिक्लेरेटिव प्रोग्राम पैराडाइम में हम वो एल्गोरिथम नहीं बनाते। सही है। बल्कि हम सिर्फ प्रिसाइज स्टेटमेंट बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास एल्गोरिथम ऑलरेडी अवेलेबल होती है। तो ये हम वेदर फोरकास्टिंग में यूज़ करते हैं। तो हम उसी वक्त का वेदर फॉर एग्जांपल प्रोग्राम में डाल देते हैं, वो आपको बता देता है। प्रेशर वगैरह हम डाल देते हैं, वो आपको बता देता है कि एक हफ्ते में कैसा वेदर वगैरह होगा। सही है। और डिक्लेरेटिव में हमारे पास प्रोग्राम ऑलरेडी अवेलेबल होता है। अच्छा, तो फंक्शनल पैराडाइम इस तरह है कि हमारे पास प्री कंस्ट्रक्टेड स्मॉल यूनिट्स होते हैं प्रोग्राम के। सही है। तो उसको हम एक यूनिट के जो आउटपुट आ जाती है ना, तो वो दूसरे यूनिट का इनपुट होता है। तो मैथमेटिक्स में हम इस तरह चीज़ों को फंक्शन कहते हैं, इसलिए हम इस प्रोग्राम को हम फंक्शन पैराडाइम इस पैराडाइम को हम फंक्शन पैराडाइम कहते हैं। तो मैंने बताया कि इम्पेरेटिव पैराडाइम ट्रेडिशनल अप्रोच होती है, और ये जो फंक्शनल पैराडाइम होती है इसमें स्मॉल यूनिट्स होते हैं। तो अब ये इस एग्जांपल को देखें। ये है इम्पेरेटिव पैराडाइम। सही है। ये आप देखें इम्पेरेटिव पैराडाइम। तो इम्पेरेटिव पैराडाइम ट्रेडिशनल अप्रोच है। सही है। तो ज़्यादा पता नहीं चलता है इसमें कि कौन से इनपुट्स हैं, आउटपुट कौन से हैं। सही है। फंक्शनल पैराडाइम में आपको पता चलता है। यहाँ पे आप देख लें कि ये ओल्ड बैलेंस, क्रेडिट और डेबिट ये इनपुट है, और आउटपुट उसमें ये न्यू बैलेंस आ जाती है। और इम्पेरेटिव पैराडाइम में हमें ये कैलकुलेट इस तरह अंदाज में बताना होता है। तो ये कितना मुश्किल है और ये कितना आसान है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। फिर हमारे पास है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम। ऑब्जेक्ट ओरिएंट पैराडाइम में ये ऑब्जेक्ट ओरिएंट प्रोग्राम पे काम करते हैं, इसको ओपी कहते हैं, और इसमें यूनिट्स होते हैं। लेकिन ये फंक्शनल पैराडाइम से इस तरह डिफरेंट है कि इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट इस तरह है कि इसमें प्रोग्राम्स ऑलरेडी अवेलेबल होती है छोटे। फॉर एग्जांपल हमें अगर सर्च करनी होती है या फिर हमें सॉर्टिंग करनी होती है, तो इसके लिए हमें दूसरा प्रोग्राम बनाना नहीं पड़ता, बल्कि इसमें ऑलरेडी अवेलेबल होती है। ऑब्जेक्ट्स ये चीज़ है कि अपने रिलेटेड ये फंक्शन या उसके अपने रिलेटेड सब कुछ वो फंक्शन वगैरह ऑलरेडी प्रेजेंट होती है इसके दरमियान। हर ऑब्जेक्ट के अपने अपने फंक्शंस होते हैं, तो उस फंक्शंस को हम मेथड्स कहते हैं। सही है। मैंने बताया कि इम्पेरेटिव या दूसरे पैराडाइम में हमें वो एल्गोरिथम बनाना होता है। सही है। और लेकिन ये चीज़ ऑलरेडी वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में प्रेजेंट होती है, जैसे, और इस चीज़ को हम क्लास कहते हैं। ये क्लासेस प्रेजेंट होती है उसमें। डेटा टाइप्स में थोड़ी बात करते हैं। ज़्यादातर यूजेबल इंटीजर होते हैं जो कि नंबर्स होते हैं, फ्लोट होते हैं जो कि पॉइंट्स यूज़ होते हैं, और कैरेक्टर जो कि ABC या एक कैरेक्टर होते हैं। सही है। या 1 2 3 हो गई। बूलियन में सिर्फ ट्रू और फॉल्स होते हैं। सही है। ये चीज़ होती है। तो ये जो हमारे पास कंपाइलर है इस वेबसाइट में सर यूज़ करते हैं, तो उसमें हम C++ लैंग्वेज में हम इस तरह कोड लिखते हैं कि इंट मेन ये पूरा प्रोग्राम है, और इसके दरमियान ये चीज़ जो होती है यहाँ ये प्रोग्राम होता है। सही ये भी, लेकिन रिटर्न ज़ीरो का वो ज़रूरत नहीं है। और ये जो है ना, ये प्राइस, शिप,
पिंग, प्राइस, ग्रेड ये हम अपने आप से देते हैं। इसको हम वेरिएबल कहते हैं, इसमें हम नंबर सेव करते हैं, सही है। और इंट जो यहाँ पे लिखा है ये हमने इसकी डेटा टाइप वो डिफ़ाइन की है, सही है। अगर हमने अगर इंट लिख किया प्राइस, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ एक मेमोरी लोकेशन एलोकेट हो गई और उसका नाम रख दिया गया कि प्राइस। और इसमें हम डेटा वगैरह भी सेव करते हैं, वो असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करने के बाद वो आगे आएंगे। डेटा फिर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि कंसेप्चुअल शेप या अरेंजमेंट ऑफ डेटा होती है। तो इसमें फॉर एग्जांपल ये हम लेते हैं, ये एक एरे हो गई सी है, ये एक बंदे के 50.5 मार्क्स है, एक 80 है, इस तरह 93 तक, सही है। तो ये सारा एक एरे हो गई। ये हम अगर हम बनाएंगे तो पहले हम इस तरह अगर हम लिखेंगे प्रोग्राम में, सही है। तो इसमें पहले फ्लोट, सही है, फ्लोट हमने डिफ़ाइन की कि एरे का टाइप क्या है, इसमें कौन सी वैल्यूज़, तो इसमें पॉइंट की वैल्यू भी सेव हो सकती हैं। तो नाम हमने मार्क्स लिख दिया और 5 इसमें कंपार्टमेंट है, 2 3 4 5, सही है। ये 5 वैल्यूज़ हमें इसमें सेव होती हैं। तो ये एक डेटा स्ट्रक्चर हो गई, सही है। ये एक डेटा स्ट्रक्चर जो हमने स्टडी की इसको हम एरे कहते हैं। ऐसा नीचे ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर कैरेक्टर का है, तो हमने नाम रखा है, इसमें 10 वैल्यू स्टोर होती है। इस तरह दूसरे डेटा टाइप्स भी होते हैं, रिकॉर्ड है, लिस्ट है, ट्री है, ग्राफ है, ठीक है। तो रिकॉर्ड का क्या है, इसमें ये हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ भी सेव करते हैं, ये आप देख लें। ये है इसके प्रोग्राम और ये है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें क्या है, एम्प्लॉय का नाम जो हमने कैरेक्टर्स हैं वो सेव किए हैं। इस तरह हमने एज जो कि इंटीजर है वो सेव किए हैं, और इस तरह स्किल रेटिंग जो कि फ्लोट है हमने सेव किए हैं। तो फ्लोट, इंटीजर और स्ट्रक्चर से, सॉरी ये स्ट्रक्चर है कैरेक्टर के अंदर, सी। तो मुख्तलिफ डेटा टाइप्स एक साथ सेव होते हैं रिकॉर्ड में। तो असाइनमेंट स्टेट में इक्वल साइन हम यूज़ करते हैं, ये इसका मतलब है कि हम 10 की वैल्यू मार्क्स में सेव कर देते हैं। तो हम इस तरह कहते हैं, इसको किस तरह रीड करें, 10 वैल्यू ऑफ 10 इज़ असाइन टू द मार्क्स। तो मेमोरी लोकेशन बन जाती है इसी तरह, और उस मेमोरी लोकेशन का नाम मार्क्स रख दिया जाता है और उसमें सेव हो जाती है 10। इस तरह इस सिंबल के अलावा हम ये वाला सिंबल भी यूज़ करते हैं जो कि सेमीकोलन इक्वल है, सही। तो ये सिंबल भी हम यूज़ करते हैं, प्रोग्राम में इसी तरह होता है। ये प्रोग्राम देखे प्राइस इंटीजर डिक्लेयर हो गए, सही है। इंट मेन और इस तरह ब्रैकेट से मेन, ये पूरे प्रोग्राम का नाम है, सही है। और इंटीजर इसकी वैल्यू आउटपुट होगी। तो वो आप फोकस ना करें, आप इस जगह पे फोकस करें, सही है। रिटर्न इसकी वैल्यू 0 होगी, बस ये। इंटीजर डेटा टाइप हो गई प्राइस, सही है। प्राइस में हमें एक इंटीजर सेव किया हो गया, 10 हो गई, सही है। सी आउट का मतलब है कि ये प्रिंट करो, ये आउटपुट दे दो मुझे, हम, सही है। और ये जो लेस देन है, ये हम यूज़ करते हैं, ये सिंटैक्स है, ग्रामर है C++ लैंग्वेज का। तो प्राइस हमें वैल्यू आ जाएगी। तो ये प्रोग्राम अगर हम लिख लेते हैं तो आउटपुट हमें शो होगी कि 10, ये हमारे पास 10 होगी। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर जो मोस्ट बेसिक इम्पेरेटिव स्टेटमेंट है, ये इस तरह यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं। अच्छा, ये प्रोग्राम देख ले, इस तरह है कि मार्क्स इंटीजर डिक्लेयर हो गए, सी इसमें 51 सेव हो गए। तो हम ये इस तरह देख लेते हैं, ये दोनों प्रिंट होंगे, सही है। और हेलो टू ITP ये सिर्फ प्रिंट होगा, और /n का मतलब है कि नेक्स्ट लाइन अब इसके बाद बता दो। तो कंडीशनल स्टेटमेंट इसमें ये है, ये चीज़ ये देख रहे हैं आप। इफ़ ब्रैकेट मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, अगर हमारे पास ये मार्क्स हो तो ये चीज़ नीचे प्रिंट होगी। अगर ये वैल्यू सही हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, तो फिर आपको बताएगा कि यू आर पास्ड, सही है। और इसके बाद जो हो ना, ये वाले तो होगी, सही है, यू आर पास्ड। तो इसके बाद ये चीज़, ये इसमें ये होगा या ये आउटपुट शो होगा। अच्छा, ये भी इसी तरह प्रोग्राम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो हम अगर ये यहाँ पे देख ले,
अगर हम ये करली ब्रैकेट लगा दें f के बाद यहाँ पे, सही है, यहाँ पे और यहाँ पे हम करली ब्रैकेट लगा दें, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, सही है, तो फिर उसके बाद एक नहीं, ये जो भी इन दोनों ब्रैकेट के दरम्यान हो वो सारा प्रिंट होगा, सही है। अगर ये ब्रैकेट ना हो तो उसके बाद सिर्फ एक ही लाइन प्रिंट होगी, बस ये बात है। कंट्रोल स्ट्रक्चर को हम लूप में भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब बार बार जो वैल्यू आ रही है, सही है, तो अगर हमें फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 इस तरह प्रिंट करना हो तो वो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब एक कोड बनाना होता है, तो वो इस तरह अगर आई को 1 असाइन कर दें और वाइल वो हम लगा रहे, सही, अभी हमारी लर्निंग है वाइल, सही है, आपने एफ देखा कि वो किस तरह अब वाइल है, तो वाइल लूप है, सही है। तो इसमें अगर कंडीशन दे दे 1 लेस देन और इक्वल टू 200, सही है, तो ये आउटपुट हमें क्या देगा कि 5 आई 5 इक्वल टू, सही है, ये 5 मल्टीप्लाई बाय आई, ये हमें शो करेगा, सही है। तो उसके बाद ये आई में क्या सेव करेगा, आई प्लस 1 को, सही है, इसकी वैल्यू जो होगी उसके साथ हम 1 को सेव करेगा, सही है, फिर उसको इसमें सेव करेगा। ये अगर उसके बाद दोबारा यहाँ पे आएगा, सही है। तो अब यहाँ दोबारा से देखते हैं शुरू से, इस तरह कि 1 सेव होगा आई में, सही है, आई का वैल्यू 1 है, 1 इज़ लेस देन 200 है, सही है। तो ये अगर ये ट्रू है तो ये इन ब्रैकेट के दरम्यान ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी, क्या एग्जीक्यूट होगा, 5 होगा, सही है, 5 मल्टीप्लाई में आई की वैल्यू क्या थी 1, सही है, तो 1 इस तरह शो भी होगा, सही है, और इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई आई, ठीक है, ये जो नंबर है उसके साथ आई की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, तो क्या आएगा, ये आप देख ले कि ये 5 यहाँ पे आ गया, आई की वैल्यू क्या थी 1 थी वो यहाँ पे आ गई, फिर उसके बाद इक्वल आ गया, इक्वल भी आ गया, 5 मल्टीप्लाई बाई आई की वैल्यू तो 1 थी तो 5 आ गई, ठीक है। उसके बाद एक लाइन दे दी गई और फिर ये जो चीज़ हो रही है ना, ये शो नहीं होगी आउटपुट प्रोग्राम में, आउटपुट प्रोग्राम में इसे आउट के दरम्यान जो चीज़ है वो सिर्फ यूज़ होगी, और ये जो चीज़ें ये इनकी सिंटैक्स है, ग्रामर है, इसको याद करना होगा। तो उसके बाद आई की वैल्यू में क्या सेव होगा, आई प्लस 1, मतलब आई की तो वैल्यू 1 थी ना, तो 1 प्लस 1 2 की वैल्यू आई में सेव होगी, तो अभी आई की वैल्यू 2 है, तो वो अभी यहाँ पे आएगा, वो 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 200, ये चीज़ चेक होगी, तो अभी इसमें 5 मल्टीप्लाई बाई 2 ये चीज़ चेक होगा, फिर इधर भी 5 मल्टीप्लाई बाई 2 होगी तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, सही है। तो इस तरह 5 का टेबल यहाँ पे आ जाएगा, 200 तक ये कैलकुलेशन कर लेगा, ये तो दरम्यान में मेरी जगह छोड़िए, सारा कुछ नहीं दिखा सकता, तो ये चीज़ है। उसके बाद कंकरेंट प्रोसेसिंग ये है कि साइमल्टेनियस 2-3 चीज़ें एक साथ हो रही हैं, इसको पैरेलल प्रोसेसिंग भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये चीज़ हिल रही है, सही है, ये कार्टून वगैरह गेम में, और ये चीज़ नहीं हिल रही है, तो ये तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना, तो अगर ये चीज़ हिल रही है तो एक ये चीज़ भी एक साथ हिलनी चाहिए, सही है, तो लेकिन सीपीयू तो हमारे पास एक होता है, तो इसको हम किस तरह दो चीज़ एक सीपीयू में यूज़ करेंगे, इसको हम कंकरेंट प्रोसेसिंग कहते हैं। तो सीपीयू के कोर यूज़ होंगे, एक कोर दो तो कोर इस तरह यूज़ होंगे, इसकी एक्टिवेशन इस तरह होगी कि मुख्तलिफ लैंग्वेज में इसके मुख्तलिफ नाम है, आईडीए लैंग्वेज में टास्क नाम है, जावा लैंग्वेज में इसका नाम थ्रेड है। तो इसका ये प्रोसीजर होगा कि एक थ्रेड बनाई जाती है बड़ी, फिर एक प्रोग्राम की एक थ्रेड हो जाती है और फंक्शन का एक दूसरा, ये एक सीपीयू में ये चीज़ इसी तरह होगी। अच्छा, तो ऑपरेटर्स को भी समझना होता है, इस तरह ऑपरेटर्स इस तरह उसमें ना कि हम ऑपरेटर तो प्लस माइनस ये चीज़ तो आपको पता है, मल्टीप्लाई के लिए ये साइन कंप्यूटर में यूज़ होगा, ये 5 मल्टीप्लाई 2 10, सही, और डिवाइजन के लिए ये चीज़ तो 5 डिवाइड बाई 2 हमारे पास 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, सही, लेकिन ये मॉडुलस साइन है, इसको परसेंट नहीं कहते हैं, मॉडुलस साइन क्या आता है, ये हमारे पास रिमाइंडर साइन भी कहते हैं इसको, ये रिमाइंडर हमारे पास शो करता है, और 5 मॉडुलस 2 आ जाएगा, तो ये किस तरह होगा कि इस 5 को 2 पे डिवाइड करेगा और 5 2 4 आ जाता है, इसका रिमाइंडर 1 आ जाता है, तो इसका आंसर 1 हमें देगा। तो ये ऑपरेशन इस तरह काम करता है।
तो इन ऑपरेटर्स को हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं, सही है। उसके बाद हमारे पास रिलेशंस ऑपरेटर्स हैं, और रिलेशंस ऑपरेटर ये लेस देन है, लेस देन इक्वल टू है, और ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, सही है। और इक्वल टू हम इस तरह लिखते हैं, हाँ, दो इसी तरह, और नॉट इक्वल टू हम यहाँ इसी तरह लिखते हैं। तो इस्तेमाल इस तरह करते हैं, अगर इफ स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं तो इस तरह है कि अगर सी जी पे इज इक्वल टू 4.0, सही है, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर सी जी पी इज़ नॉट इक्वल टू 2, इस तरह, और इसके आगे हम कोड लिखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये तो हो जाएगी प्रोग्राम डिक्लेरेशन से, उसके बाद सी जी पी को हम इंटीजर फॉर एग्जांपल कर देते हैं। इंटीजर तो होता नहीं, फ्लोट होता है क्योंकि पॉइंट्स होते हैं, लेकिन विदाउट पॉइंट अगर इंटीजर यूज़ करते हैं तो इफ़ सी जी पी इज़ नॉट इक्वल टू 4, अगर ये लिख लेते हैं तो सी आउट क्या है, यू हैव अचीव द ट्रांसफर मेथड, ये हमने लिखा है, सही है। ये जो वाइट में है ना, ये सी आउट और आई एन टी, सिर्फ ये दोनों, ये हम इस तरह लिखेंगे इस अंदाज में। तो इसने लिए 4 जी बी है, सही है। तो अगर तो 4 जी बी लिए तो ये स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि ये स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होगी जब 4 जी बी से कम हो, 4 जी बी ना हो, सही है, नॉट इक्वल टू है, कम नहीं। तो इस तरह है। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, वो एंड है और नॉट है। तो अभी एंड वो यूज़ हो गया है, तो उसके ट्रूथ टेबल आप ये देख सकते हैं, ये एंड की ट्रूथ टेबल है। अगर दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू जवाब देगा, अगर एक फॉल्स है तो इस तरह, इसके अलावा सारे ये ज़ीरो देंगे, सही है। तो इफ़ के स्टेटमेंट के बाद जो है ये चीज़ है, इसके बाद हम वो प्रोग्राम लिखेंगे, वो प्रोग्राम तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये दोनों ट्रू हो, सही है, ये वाले भी और ये वाले भी। तो इसी तरह हम और को भी यूज़ करते हैं, और नॉट को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो और की तो ये ट्रुथ टेबल है जो कि यहाँ पे मैंने दी है, और नॉट का जो ट्रुथ टेबल है वो तो बिल्कुल अपोजिट है। अगर चीज़ ट्रू है तो आउटपुट फॉल्स होगा, और फॉल्स है तो आउटपुट ट्रू होगा। दैट्स इट, होप आपको समझ आ गया हो।